हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपुल जैन। बच्चों, आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे। बेटा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट पे बात करी और लास्ट बात करी थी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाए जाने के कॉजेज़, क्यों चलाया गया असहयोग आंदोलन। आज हम उससे आगे की बात करते हैं कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था क्या, असहयोग आंदोलन क्या था, उसका स्वरूप था क्या था, वो किस किस तरीके से चला और किस तरीके से ख़त्म हुआ। आज हम इस वीडियो में उन सारी बातों पर डिस्कस करते हैं। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने ये कॉन्सेप्ट दिया बच्चों कि अंग्रेजी सरकार भारत में जब तक ही टिकी हुई है तब तक हम उसका साथ कर दे रहे हैं। अगर भारत के लोग अंग्रेजी सरकार का साथ देना समाप्त कर दें तो धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार की कार्यप्रणाली ठप हो जाएगी, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क डाउन हो जाएगा और उन्हें भारत छोड़ना पड़ेगा। इसी बात को चलाते हुए भारत के लोगों ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट गांधी जी के नेतृत्व में चलाने की बात करी। असहयोग यानी नॉन कॉरपोरेशन, क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है किसी भी प्रकार का सहयोग ना करना, यानी कि भारत के लोग ब्रिटिश सरकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे, जिससे धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार के पांव भारत से उखड़ जाएंगे, उनकी आर्थिक हालत खराब हो जाएगी क्योंकि ब्रिटिश सरकार इंडिया में व्यापार करने ही आई थी और धीरे धीरे वो भारत से चले जाएंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया और जिसे सर्वसम्मति से पास भी कर लिया गया। लेकिन ये आंदोलन किस किस तरीके से चला, इसका स्वरूप कैसा रहा, इसकी अगर बात करें तो नॉन कॉरपोरेशन मार्च लॉन्च्ड अंडर गांधी जी लीडरशिप इन 1920। जैसे हमने आपको बताया कि गांधी जी की अध्यक्षता में या गांधी जी की लीडरशिप में यह आंदोलन चलाया गया और गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाने के लिए लोगों से आह्वान किया। भारत में सभी लोगों ने, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, सभी लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। ये आंदोलन भारत में शहरी क्षेत्रों में, टाउन्स के अंदर, अर्बन एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में और बागानों के लोगों ने, हर किसी ने इसमें अपने अपने तरीके से पार्टिसिपेट किया। आंदोलन की शुरुआत शहरी क्षेत्र से होती है जहां एजुकेटेड मिडिल क्लास लीड द मूवमेंट इन टाउन एंड सिटीज़। जो भारत के शहर थे, जो भारत के नगर थे, वहाँ पर जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे मिडिल क्लास के, उन लोगों ने इस आंदोलन को लीड किया, उनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। क्योंकि इस आंदोलन के अंदर हर वो चीज़ जो स्वदेशी है उसके प्रयोग की बात की गई और हर वो चीज़ जो विदेशी है उसके बायकाट यानी उसके बहिष्कार पर जोर दिया गया। इसीलिए इस आंदोलन के अंतर्गत बच्चों ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत में बहुत सारे बच्चों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, विदेशी जो गवर्नमेंट स्कूल थे, बच्चे राष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ने लगे, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, लोगों ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। इन सब चीज़ों को अपनाते हुए हर वो चीज़ जो विदेशी थी, यहाँ तक कि विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई। जो माल ब्रिटेन से बन के आता था और भारत के लोग उसका इस्तेमाल करते थे, उन सारे कपड़ों की होली जलाई गई और स्वदेशी के प्रयोग पर जोर दिया गया। जैसे आज भी आपको पता है, इस संकट के समय में, कोरोना संकट जो फैला हुआ है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का जो मंत्र दिया है उसी को उस समय भी लेके चला गया कि हर वो चीज़ जो स्वदेशी है उसका प्रयोग करना है और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है। बच्चों, महिलाओं ने शराब की दुकान की पिकेटिंग की। पिकेटिंग का मीनिंग होता है बच्चों, दुकानों को बंद करना या उन्हें रोकना या उनको तोड़ फोड़ करना। तो इस तरीके से काम किए गए। आर्थिक मोर्चे पर ब्रिटिश सरकार को बहुत ज़्यादा समस्या उठानी पड़ी। कहते हैं कि 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया और उनकी कीमत 102 करोड़ से घटकर केवल 57 करोड़ रह गई थी। इस तरह से आप कह सकते हैं कि शहरों के अंदर यह आंदोलन तेज गति से चलने लगा। यहाँ तक कि बच्चों ने विदेशी कागज़ पर लिखने से मना कर दिया। नाइयों ने, दर्जियों ने, धोबियों ने अंग्रेज़ों के बाल काटने, कपड़े धोने, इन सब का बायकाट कर दिया कि क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी तरीके से आंदोलन में अपना समर्थन दे सकता है और जिसका जैसा करके समर्थन दे सकता था उसने वैसे करने की कोशिश की। परंतु ये आंदोलन शहरों के अंदर बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया और धीरे धीरे ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा।
क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है, जब वकीलों ने वकालत छोड़ दी, लोगों ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, उनके पास इतने ज़्यादा अपने इंस्टीट्यूट नहीं थे जो लोगों को सर्विस दे पाते, जो लोगों को नौकरी दे पाते। लोग कितने दिन तक खाली रह सकते थे। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने दोबारा से वकीलों ने कोर्ट ज्वाइन कर ली। इसके अलावा खादी का जो यूज़ था बेटा, वो बहुत बहुत महंगा था, जबकि जो सिंथेटिक कपड़ा यूज़ किया जाता था, विदेशी कपड़ा, वो बहुत सस्ता होता था। आज भी अगर आप देखेंगे, आप इंपोर्टेड फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाता है, लेकिन अब अगर प्योर कॉटन को आप कैरी करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समस्या है, उसको वॉश करने की, उसको केयर करने की, और वो महंगा भी होता है। तो इसलिए धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि आंदोलन शहरों के अंदर क्या पड़ने लगा, धीरे पड़ने लगा। परंतु गांव में भी ये आंदोलन बहुत तेज़ी से फैला था, और गांव के अंदर भी इस आंदोलन को चलाया गया, और ख़ास तौर से जो विलेजेस थे जहाँ पर किसान थे, उन लोगों ने ये आंदोलन चलाया। और गांव की अगर बात करते हैं तो अवध के बाबा रामचंद्र, जो फिजी के अंदर गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे बेटा। गिरमिटिया मजदूर आपको पता है, जो एक अनुबंध के तहत काम किया करते थे। तो उन्होंने गांव के अंदर इस आंदोलन को लीड किया, और जहाँ पर गांव में ताल्लुकदार जो थे, जो ज़मींदार थे, जो किसानों से बहुत ज़्यादा कर लेते थे, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे उनके ऊपर। और एक चीज़ और है बहुत मेन, बेगार। बेगार का मतलब क्या होता है बेटा? बेगार का मतलब होता है काम करा के पैसे ना देना। अगर आपने किसी से काम कराया और उसको आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो उसे ही कहा जाता है बेगार। तो गांव में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जमींदारों के द्वारा इस चीज़ को भी किया जाता था, तो उसके विरोध में भी ये आंदोलन गांव में चलाया गया। और लोगों ने इस बात की डिमांड रखी कि हमारे जो टैक्स है वो कम किया जाए, जो हमारे लगान है उसको लिमिट किया जाए, जो हर साल हमारे पट्टे ज़मीन के कैंसिल कर दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं, वो किया जाए। और इस तरीके से ये आंदोलन चलने लगा। जैसा मैंने बताया, गांव में नाई और जो धोबी थे उन्होंने भी लोगों को अपनी सुविधाओं से वंचित कर दिया। जब ये आंदोलन बहुत तेज़ गति से चल रहा था तो जून 1920 में नेहरू जी ने अवध का दौरा किया और गांव वालों को से बातचीत करके उनकी जो समस्या थी वो समझने की कोशिश करी। और उसके बाद बाबा रामचंद्र जी और नेहरू जी के नेतृत्व में अवध किसान सभा का भी गठन किया गया, जिसने पूरे भारत के अंदर कह सकते हैं, या पूरे जितने भारत में जो गांव थे वहाँ पर बहुत सारी अपनी ब्रांचेस बनाई, 300 से भी ज़्यादा, और काम करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इनके लीडरशिप से लोग इनके साथ जुड़ने लगे, इनके साथ काम करने लगे। इस तरह से हम कह सकते हैं गांव के अंदर भी ये मूवमेंट चला, और जिसका जो हम नेतृत्व जो इसका जो जाता है, कह सकते हैं किसने ये काम किया, वो बाबा रामचंद्र जी के द्वारा किया गया। अब जो अच्छा, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को हर किसी ने अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश करी। जैसे अवध के किसानों को लगा कि जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है, गांधी जी उससे उनका लगान कम करवा देंगे, उनका टैक्स कम हो जाएगा, और जो बेकार उन्हें करनी पड़ती थी वो बैन हो जाएगी, वो रुक जाएगी। इस तरीके से आदिवासी जो ट्राइब्स एरिया थे वहाँ पर जो मूवमेंट चले, उन लोगों ने इसको अपने तरीके से लिया। उन्हें लगा कि जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है उसका अर्थ ये है कि गांधी राज आ जाएगा, स्वराज का अर्थ होगा कि उनके अधिकारों की रक्षा होगी। इसमें सबसे मेन है, जो सबसे मेन माने जाता है, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में गोरिल्ला आंदोलन शुरू हुआ। और जो ये आंदोलन जो शुरू किया गया वो शुरू किया गया अल्लूरी सीताराम राजू। ये अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? ये देख रहे हैं आप बेटा, ये अल्लूरी सीताराम राजू हैं। अल्लूरी सीताराम राजू को लोग अपना, जो आदिवासी लोग थे वो अपना देवता मानते थे। उन्हें लगता था कि उनके पास बहुत सारी पावर है, वो सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, वो अपनी जादुई शक्ति से लोगों को ठीक कर सकते हैं, और वो उनके ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है, उनके ऊपर जो हथियारों का कोई असर नहीं होता है, वो उनको एक भगवान से एक विशेष शक्ति क्या है, प्राप्त है। इस तरीके से वो उनकी लीडरशिप में वहाँ पर यह आंदोलन चलाया गया, और उन्होंने अपने तरीके से आंदोलन चलाया। उन्होंने वही कि उनकी जो समस्या है, जो रोजी रोटी की समस्या थी, वो सॉल्व की जाए, उनको अधिकार दिए जाएं,
उनको बराबरी का समानता का दर्जा दिया जाए, ये सब चीज़ें लेकर के उन्होंने इस आंदोलन को चलाने की क्या करी, कोशिश करी। परंतु जब इन लोगों ने हिंसात्मक रूप अपनाया तो ब्रिटिश सरकार के जो थी उन्होंने भी इनके ऊपर अत्याचार किए और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की इन्होंने। स्वराज्य प्राप्ति के लिए इन्होंने गोरिल्ला युद्ध चलाया और उसके बाद 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। लेकिन राजू अपने लोगों के बीच एक नेता के रूप में उभरे, एक जननायक के रूप में उभरे। गांव के बाद और आप कह सकते हैं आदिवासी लोगों के बाद बागानों यानी प्लांटेशन के अंदर भी ये मूवमेंट चला, क्योंकि हर जैसे हम बता रहे हैं कि हर कोई अपने तरीके से आंदोलन को ले रहा था। तो जो बागानों के लोग थे उन्हें ऐसा लग रहा था ये आंदोलन उनके स्वतंत्रता के लिए है, क्योंकि उन लोगों को असम के बागानों के लोगों को, मजदूरों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी, क्योंकि 1859 के अंदर इंग्लैंड एग्रीमेशन एक्ट पास हुआ था जिसमें बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और उन लोगों को एक कह सकते हैं बंध के काम करना पड़ता था और जो बागानों के मालिक थे उनके अधिकारों को, उनकी बातों को मानना पड़ता था। जब उन लोगों को, बागान के मजदूरों को आंदोलन के बारे में पता लगा तो उन्होंने इसको अपने तरफ से लिया। उन्हें लगा कि अब गांधी राज आ गया है, अब गांधी जी का शासन है और इसमें सबको बराबर का हक मिलेगा, सबको स्वतंत्रता मिलेगी। इसीलिए बच्चों वो लोग क्या है, उन्होंने बागानों की दीवारें तोड़ दी और वो अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकल पड़े। लेकिन रास्ते में ही रेल स्टीमर्स और रेलवे की हड़ताल हो गई और जिस कारण इतने सारे लोग रास्ते में ही फंस गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनके साथ बहुत ज़्यादा क्या किए गए बच्चों, अत्याचार किए गए। इस तरीके से बागानों में के लोगों ने जो आंदोलन चलाया उन्होंने इसका अर्थ अपने तरीके से लिया और ये एक समस्या कह सकते हैं पैदा हो गई। तो इस तरीके से चाहे शहरों की बात हो, टाउन्स एरिया की बात हो, चाहे गाँवों की बात हो, रूरल एरिया की बात हो, चाहे आपके आदिवासी लोग हों और चाहे आपके बागानों में काम करने वाले लोग, हर किसी ने आंदोलन को अपने तरीके से ही लिया। ये 4 पॉइंट हैं, ये आपको अच्छे से समझने हैं और करने हैं। लेकिन क्या हुआ बच्चों, फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ आंदोलनकर्ताओं और पुलिस कर्मियों में बच्चों मुठभेड़ हो गई, लड़ाई हो गई, जिसमें हमारे जो किसान की एक भीड़ थी वो हिंसक हो गई और उसने पुलिस थाने के अंदर आग लगा दी, जिस आग में 21 कांस्टेबल और 1 पुलिस अधिकारी यानी टोटल 22 लोग जलकर क्या हो गए, मर गए। और बच्चों ये हो गई हिंसा। जबकि गांधी जी का जो मेन पॉइंट था, गांधी जी जो बात करते थे, तो गांधी जी जो बात करते थे उनका कहने का मतलब ये था कि, क्योंकि वो कहते थे लक्ष्य और साधन दोनों ही पवित्र होने चाहिए, यानी कि अगर हमारा लक्ष्य पवित्र है आज़ादी, तो उसको पाने का साधन भी क्या होना चाहिए, पवित्र ही होना चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने 1922 में आंदोलन बंद कर दिया चोरा चोरी घटना के बाद। और जब गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया तो पूरे भारत में उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि गांधी जी ने हमारी आज़ादी को 20-25 साल पीछे धकेल दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि अगर एक गांव ने छोटी सी गलती करी थी तो उसकी सज़ा पूरे भारत को देना गलत था। इस समय जनता का जो उत्साह था वो बिल्कुल पीक पर था, चरमोत्कर्ष पर था, और उस समय जो वापस लौटने का आदेश जो दिया गांधी जी ने, वो राष्ट्रीय दुर्भाग्य था। वो देश के लिए, वो हमारे राष्ट्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन गांधी जी ने अपनी दलील दी। गांधी जी ने कहा कि आंदोलन अपने आप धीमे पड़ चुका था। एक तो ये बहुत बड़ा कारण था, जैसा भी बताया कि आपको इतने सारे खादी बहुत महंगी थी, इतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार के साधन हमारे पास नहीं थे, इसलिए आंदोलन अपने आप ही धीरे पड़ रहा था। एक तर्क और भी था कि हिंसा करने के बाद अब अंग्रेज भी हिंसा करेंगे जिससे भारत के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो इन सब मिले जुले कारणों के कारण गांधी जी ने आंदोलन को विड्रॉ कर लिया और इस तरीके से 1922 में आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। 1922 में आंदोलन के खत्म होने के बाद कांग्रेस से अलग हुए 2 नेता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने इसलिए एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी 1923।
1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई जिसे स्वराज पार्टी का नाम दिया गया, या जिसको स्वराज पार्टी कहा गया। तो ये पार्टी 1926 तक कार्य करती रही। इसका काम क्या था इस पार्टी का काम था इलेक्शन लड़ना, चुनाव जीतना और चुनाव संसद में पहुंचकर भारत के लोगों के वेलफेयर के कानून बनवाना। परंतु बच्चों, CR दास की मृत्यु हो गई 1926 में, और ये पार्टी भी धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो इस तरह से ये भारत का पहला बड़ा आंदोलन, गांधी जी का पहला जो मास मूवमेंट था, जन आंदोलन, ये 1920 से 1922 तक चला और 1922 में जाकर ख़त्म हो गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का कोई योगदान नहीं रहा। हालांकि हम लोग आज़ाद नहीं हुए 1922 में, लेकिन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज ए लार्ज स्केल मास मूवमेंट। सबसे पहली बात तो यही है कि ये पहला बहुत बड़े लेवल का जन आंदोलन था, और इसने ये बात तय कर दी कि इस आंदोलन में भारत के बहुत सारे सोशल ग्रुप, जैसे भी आपको बताया, हर वर्ग का सामाजिक तबका एक दूसरे के निकट आया। और सबसे बड़ी बात जो हुई, जो गांधी जी को मैंने पिछली वीडियो में बताई थी आपको, कि गांधी जी ने जब देखा खिलाफत मूवमेंट चल रहा था तो उन्होंने मुस्लिम्स के साथ हिंदू को जोड़ने के लिए इस आंदोलन को चला दिया। तो एक बहुत बड़ा जो है लिखा है, दे प्रमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता भी बहुत बड़े लेवल पर क्या हुई, सामने आई। और जैसे आपने देखा कि आप कह सकते हैं कि किसानों के द्वारा और आदिवासी लोगों के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया, इसमें भी हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है। और एक वही वाली बात कि गांधी जी का जो नॉन वायलेंस वाला जो सत्याग्रह मूवमेंट है या आइडिया है, वो लोगों को समझ में आने लगा और लोगों को लगने लगा कि हाँ, कि गांधी जी का जो सत्याग्रह वाला कॉन्सेप्ट है उसको अगर यूज़ किया जाए और सही से उसे इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले समय में हम और अच्छे से भारत को आज़ाद करा पाने में सफल होंगे। उसके बाद बच्चों 1924, 25, 26 ये सब टाइम गुजरता है, जो आपके कोर्स में इसमें कुछ नहीं है। हम सीधा आते हैं 1928। 1928 मेन टॉपिक साइमन कमीशन। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। बच्चों, साइमन कमीशन जो बना वो 1927 में बना इंग्लैंड में, और वो भारत आया 1928 में। साइमन कमीशन 2 काम के लिए इंडिया आया था बच्चों, 2 काम के लिए भारत आया। एक तो 1919 का जो ब्रिटिश सरकार ने कानून पास किया था, उस कानून का इंडिया पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है ये देखने के लिए, और दूसरा 1935 यानी इन फ्यूचर आगे आने वाले समय में जो 1935 का कानून पास हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसकी रूपरेखा को तैयार करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए, उसके मसौदे को तैयार करने के लिए ये इंडिया आया। तो इन 2 काम के लिए साइमन कमीशन भारत आया था, 1919 के कानून के इफ़ेक्ट को देखने के लिए और 1935 के अधिनियम की रूपरेखा को तैयार करने के लिए। लेकिन बच्चों, ये जहाँ भी गया वहाँ काले झंडे दिखाकर और साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाकर इसका विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को इससे बिल्कुल भी न्याय प्राप्ति की आशा नहीं थी, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसमें 7 मेंबर थे और इसके जो हेड थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। इसके जो हेड थे उनका नाम था सर जॉन साइमन, और इसमें 7 मेंबर थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, इसलिए इसे वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। इसलिए इसको वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ जब ये रेलवे स्टेशन पर उतरे, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। उसी दौरान लाला जी के सर पर लाठियाँ मारी गई, जिस कारण बाद में जाकर के उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इस तरीके से साइमन कमीशन का विरोध किया गया। साइमन कमीशन एक बहुत मेन टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर आता है और आपको ज़रूर करना है। साइमन कमीशन के बाद एक मेन टॉपिक और है हमारा, लाहौर सेशन। लाहौर सेशन क्या है? लाहौर सेशन कब हुआ? लाहौर सेशन क्यों फेमस है? बच्चों, लाहौर सेशन या लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। 1929 1929
दिसंबर 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो हुआ, जो एनुअल सेशन हुआ, वो लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ और जिसकी जो अध्यक्षता करी वो करी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बच्चों, लाहौर सेशन दो चीज़ों के लिए फेमस है। एक, पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस। बच्चों, पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। अब से पहले कभी भी हम लोगों ने टोटल इंडिपेंडेंस की बात नहीं की थी। पूर्ण स्वराज पहली बार 1929 के लाहौर सेशन में ही रखा गया था। और दूसरी अगर बात करें तो दूसरी बात बहुत फेमस है, बहुत मेन है, 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई और मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाया जाने की बात की गई और पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई। इसलिए आपको पता भी होगा कि भारत का संविधान 2 महीने लेट लागू हुआ था, जो बना 26 नवंबर 1949 को था, लेकिन उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी को हम, जो 26 जनवरी की डेट है, वो हम पिछले 20 सालों से सेलिब्रेट करते आ रहे थे इंडिपेंडेंस डे के रूप में, आज़ादी के आंदोलन के रूप में। तो इस तरीके से 1929 तक हम आए। बच्चों, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो डेट वाइज पढ़ना है। और अगर देखा जाए तो हम आपको पिछली वीडियो और इस वीडियो में अगर जोड़ते हैं तो 1915 से ये चैप्टर शुरू होता है हमारा, और 1915 से लेकर के हम आपको 1929 तक ले आए। एक बार रिवाइज करते हैं अगर, तो 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए। 1916 आपकी बुक में दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह। 1917 खेड़ा सत्याग्रह। 1918 अहमदाबाद के जो मिल वर्कर थे उनकी समस्या। 1919 की अगर बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। फिर खिलाफत मूवमेंट। 1920 आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। 1922 चोरा चोरी हत्याकांड। 1923 स्वराज पार्टी बनी, और उसके बाद 1928 साइमन कमीशन और 1929 लाहौर सेशन। तो ये यहाँ तक की बात ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम 1930 से अपनी बात शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बाद जो सेकंड मूवमेंट रहा आपका सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और गांधी इरविन पैक्ट और गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, इन सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों। और इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम अगली वीडियो में वो प्रॉब्लम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे।